प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। उन्होंने खासतौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। और प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के बरसों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में बीजेपी की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और जहां प्रधानमंत्री ने जो लोगों को संबोधित किया मुंगेली में, उसी वक्त वहीं से हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। धीरज, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को सुना, बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें वो ये कि खासकर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस की सरकार पर और महादेव ऐप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं तक भी इसके पैसे पहुंचे हैं। इससे कितना कुछ फायदा बीजेपी को और कितना नुकसान आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? देखिए असीम, प्रधानमंत्री ने अभी तक यहाँ जितनी सभाएं की है उन सभाओं में उनका सबसे बड़ा नारा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा। और उसी सिलसिले में आज उन्होंने यहाँ हुए छत्तीसगढ़ शासन में हुए कई घोटालों का उन्होंने जिक्र किया। उन घोटालों में महादेव ऐप का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महादेव ऐप का पैसा मुख्यमंत्री दरबार तक पहुँचा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों से गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात की थी, लेकिन उस शराबबंदी का क्या हुआ? उन्होंने साफ तौर पर महिलाओं से पूछा, क्या आपके शहर में शराबबंदी हुई? उन्होंने गौठान घोटाले का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि एक सरकार गोबर तक में घोटाला कर जाती है। उन्होंने महादेव ऐप का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने राजीव गांधी के का जो संदर्भ है उस संदर्भ का भी उन्होंने जिक्र किया, जबकि
उन्होंने कहा कि कांग्रेसी एक प्रधानमंत्री थे, वो खुद कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे जमीन तक पहुंचता है। तो इस सिलसिले में पूरे छत्तीसगढ़ की जो सरकार को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए यहाँ के जनता को उन्होंने संबोधित किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपको इस सरकार को अगर बदलना है, अगर आपको छत्तीसगढ़ का विकास करना है, छत्तीसगढ़ में विकास को नए सिरे से जन जन तक पहुंचाना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने आदिवासियों की दलितों के बारे में किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ओबीसी समाज के लिए किया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान किया, कैसे ओबीसी समाज का अपमान किया। उन्होंने खुद पर जोड़ते हुए कहा कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी मोदी को गाली देता है, मोदी से नफरत करता है। मोदी को गाली देने का मतलब मोदी को जितनी गालियां देना है वो दे, वो मोदी की जाति को गाली देता है। मतलब प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जनता से ये कनेक्ट कर रहे हैं कि जनता जो है, जो कांग्रेस पार्टी जो है, वो ओबीसी विरोधी है। बिल्कुल। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के विकास की बात की कि कैसे 5 साल पहले की जो सरकारें थी उन्होंने यहाँ विकास किया और साफ तौर पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को इस राज्य के पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अटल जी का ये सपना था, इस सरकार, इस राज्य को बनाना, इस राज्य को अटल जी ने बनाया, इस राज्य को विकास करने का सपना भी अटल बिहारी वाजपेयी के जिम्मे था। और जो छत्तीसगढ़ भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही छत्तीसगढ़ राज्य को संवारेगी, बिल्कुल, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। बिल्कुल धीरज, और दूसरी बात यह कि जिस तरह से न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। हमने देखा कि फर्स्ट फेज के चरण में आपने भी वहां से रिपोर्टिंग की थी कि खासकर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वो बम्पर वहां पे वोटिंग हुई है। ऐसे में अगले चरण सेकेंड फेज के चुनाव के लिए बाकी दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या उम्मीद करें कि जिस तरह से फर्स्ट फेज में अच्छी खासी वोटिंग हुई है वही सिलसिला सेकेंड फेज में भी जारी रहेगा? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण के चुनाव की तैयारियां की, मैं आपको बता दूं कि जो 20 सीटें जो थी वो पहले चरण की, 20 सीटों में 12 सीटें जो थी वो पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित सीटें थी और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र थे, करीब 126 मतदान केंद्र, जहाँ पहली बार मतदान हुआ आज़ादी के बाद से। दूसरी चीज कि जहां तक रास्ता सुगम्य नहीं था वहां हेलीकॉप्टर से मतदान अधिकारी को पहुंचाया गया ताकि लोग लोकतंत्र का हिस्सा बन पाए। और जो सबसे बड़ी बात, जो बम्पर वोटिंग की वो बम्पर वोटिंग, सबसे अधिक बम्पर वोटिंग बस्तर में हुआ, जो कि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां जिन हाथों में बंदूकें थी, जिन हाथों से गोलियां चलती थी, उन्हीं हाथों के उंगलियों में स्याही लगी हुई थी और ये लोकतंत्र की जीत इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पूरी की पूरी जो तैयारी इलेक्शन कमीशन की थी, जनता में उत्साह था और जो सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो एक कैंपेन किया गया था कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट दें और डर को घर पे छोड़ कर, क्योंकि इन इलाकों में क्या होता है कि जो हिंसा की वजह से लोग निकलना नहीं चाहते। उम्मीद करें कि उस हिंसा के डर से लोग बाहर निकलेंगे और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, उसी को फॉलो करते हुए सेकंड फेज के इलेक्शन में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को